हर कोई आदमी अपने लाइफ को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, इसके लिए उसके दिल में इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है कि इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेना है कि मैं मरने वाला हूँ, इंश्योरेंस इसलिए लेना है कि मेरे बाद मेरे पीछे कोई जीने वाला है और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मेरे ऊपर कि आज मैं इन्वेस्ट करता हूँ, हर ईयरली मैं कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें डाल रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ हुआ ही नहीं तो वो पैसा तो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ना आजकल इंश्योरेंस के नाम पर मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं कि लोग पॉलिसी भी निकालते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और वो पैसा ही नहीं मिलता। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट उनको नहीं मिलता, उसका ये नॉर्म मेंशन किया हुआ है। काफ़ी सारी कंपनीज अभी दे रही है, बट काफ़ी सारी कंपनीज में आज भी क्लॉज है कि डेथ एक्सीडेंट के बाद 6 महीने के अंदर होनी चाहिए। जस्ट इमेजिन, मैं अपने बच्चे को हर बर्थडे पे 4 लाख रुपया उसके अकाउंट में क्रेडिट दे रहा हूँ। हर बर्थडे पे मैं नहीं हूँ इस दुनिया में, फिर भी हर बर्थडे पे 4 लाख रुपया जा रहा है। क्या सोच रहेगी मेरी बेटी की मेरे लिए। लेकिन सर इंश्योरेंस के अंडर ना बहुत सी ऐसे टेक्निकल टर्म्स रहते हैं कि जो नॉर्मल आदमी को समझते भी नहीं है, तो आप थोड़ी सी आसान भाषा में समझाइए ना। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे श्रीमंत स्टूडियो हिंदी पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारा फाइनेंस के ऊपर होने वाला है। और आज के पॉडकास्ट के लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, जिनका नाम है अजय सर। अजय सर को फाइनेंस की फील्ड में 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आज तक उन्होंने करीबन 1500 से भी ज़्यादा लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प की है। तो अभी हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आज के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अजय जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू योगेश जी। तो अजय जी, सबसे पहले तो स्टार्ट ही बेसिक से करते हैं कि आज अगर मुझे खुद की फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करनी है तो मैं किस तरह कर सकता हूँ। योगेश जी, आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, फाइनेंशियल जर्नी। ये फाइनेंशियल प्लानिंग सही में एक जर्नी है। आप अगर कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप अपने कार से जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, आपने एक डेस्टिनेशन डिसाइड किया कि मुझे ये डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, आप सबसे पहली चीज़ क्या चेक करोगे? मेरे चारों टायर ठीक ठाक है कि नहीं, चारों टायर में हवा प्रेशर बराबर है कि नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेफनी है कि नहीं। दैट स्टेफनी इज़ योर इंश्योरेंस। ओके, मतलब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मेरी पूरी जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? मैं एज ए ड्राइवर, एज ए कैप्टन ऑफ माई कार, वो चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ जो मैं ड्राइव करने वाला हूँ, जिसका पूरा फोकस मुझ पे रहने वाला है। मैं आज इनकम कमा रहा हूँ, मैं आज मेरी वजह से घर में इनकम आ रहा है, और वो इनकम के बेसिस पे मैं बहुत सारे सपने देख रहा हूँ। मैं मेरी फैमिली को ठीक ठाक लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ। मेरे मम्मी डैडी अगर मुझ पे डिपेंडेंट है तो उनका ख्याल मैं रखना चाहता हूँ। मुझे मेरे लिए घर लेना है, मुझे मेरे बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन प्लान करना है, मुझे मेरे वाइफ के लिए मेरे लिए रिटायरमेंट प्लान करना है, मुझे इंटरनेशनल टूर्स प्लान करने। ये सारी चीज़ों का फोकस मेन जड़ क्या है? मैं और मेरा इनकम। आई एम अ वेल्थ क्रिएटिंग मशीन फॉर माई फैमिली। वो मशीन का इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम। टायर ब्लास्ट हो गया, एक टायर पंक्चर हो गया, जर्नी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। वो जर्नी थोड़ी सी ब्रेक होगी, मैं मेरा स्टेफनी का टायर डालूंगा, 5-10 मिनट आधा घंटा डिले होगा, लेकिन वो स्टेफनी की टायर की वजह से मैं अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचूंगा। सेम रोल प्ले करता है आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बिना नहीं हो सकती। लेकिन सर, एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि हमारे जो यंग एज वाले बच्चे रहते हैं तो उनका ये माइंडसेट ऐसा रहता है कि आज का आज देखते हैं, हम तो ज़िंदगी भर अच्छे रहने वाले हैं। तो इस पर आप क्या क्या कहना चाहोगे? वो यंग एज वाले लोगों ने डिजास्टर देखा नहीं है कि किसी का फैमिली का इनकम रुक गया तो उनकी फैमिली की आज हालत क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। इसके लिए वो अपनी लाइफ को बहुत ग्रांटेड लेते हैं। मरने के बारे में बात करना, सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट ये कड़वी सच्चाई है जो 100% आनी है। कब आनी है ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है। लाइफ इंश्योरेंस प्लानिंग करना, फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला रूल इसके लिए है बिकॉज मैं मेरा इनकम का अगर रिप्लेसमेंट का प्रोविजन करके रखता हूं तो मैं मेरे सारे सपने 100% सच कर सकता हूं। यंग एज वाले लोगों ने अभी तक वो बड़े सपने देखे ही नहीं है, उन्होंने अभी तक अपना फाइनेंशियल प्लान बनाया ही नहीं है। दे आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं 40-50 साल और जीने वाला हूँ, मुझे उसी हिसाब से लाइफ प्लान करनी है। वो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, स्टॉक्स ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, बट इंश्योरेंस को ध्यान नहीं दे रहे। जबकि
यंग एज में जब जितना आप जल्दी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो उतना आपका प्रीमियम सस्ता पड़ता है और वो लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। बहुत अच्छे से प्लान हो सकता है अगर आप जल्दी प्लान करते हो। ओके तो सर आपकी बातों से मुझे इम्पोर्टेंस तो पता चल गया है, लेकिन इंश्योरेंस के बारे में ना मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल है। तो ऐसा करते हैं कि आज का जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा सा इंश्योरेंस का मास्टर क्लास इस वे में थोड़ा सा डिसाइड करते हैं। तो एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट तो यही है कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस। योगेश जी, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट हुआ था काफ़ी साल पहले ब्रिटिश में। वहाँ पे पहले जहाज़ों से व्यापार होता था, तो काफ़ी बार तूफान की वजह से जहाज़ डूब जाते थे, जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान होता था। तो सारे व्यापारियों ने मिल के एक ग्रुप बनाया और जिन्होंने बोला कि 100 में से 100 जहाज़ नहीं डूबते, लेकिन 100 में से 2 जहाज़ डूब जाते। तो हम लोग 100 लोग मिल के थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे और जिसका जहाज़ डूबेगा उसको वो पैसा हम लोग कॉम्पेंसेट करेंगे। यहाँ से वो इंश्योरेंस का जर्नी शुरू हुआ। आज अपने यहाँ पे इंश्योरेंस 1967 से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। 2001 में प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को गवर्नमेंट ने एंट्री दी और आज हमारे यहाँ कम से कम 34 से 35 कंपनियाँ हैं जो लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रही है एंड एवरीबडी इज होपिंग फॉर अ गुड बिजनेस। आज भी इंडियन मार्केट में सिर्फ 15 से 17% लोगों ने ही इंश्योरेंस करवाया हुआ है। इतना बड़ा स्कोप है। आज भी हिंदुस्तान में, इंडिया में इंश्योरेंस को लोग प्रायोरिटी नहीं मानते। ये थोड़ा शहरों में जो लोग रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उन्होंने चालू किया है। आज भी जो लोग टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस को इतना सीरियसली नहीं लेते, हेल्थ इंश्योरेंस को इतना प्रायोरिटी नहीं देते। ओके लेकिन सर आपने जो बातें कही कि समझो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस मुझे समझिए ना अच्छे से। देखिए योगेश जी, इंश्योरेंस के 2 कैटेगरी है, एक लाइफ और एक नॉन लाइफ। मतलब मैं अगर जिंदा हूँ तो वो मेरा लाइफ इंश्योरेंस है, मेरी डेथ के बाद पैसा मिलेगा तो वो लाइफ इंश्योरेंस है। लेकिन मैं अगर हॉस्पिटलाइज हो रहा हूँ, हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरा ऑफिस से छुट्टी हो रहा है, मेरा पैसा कट रहा है, हॉस्पिटल का बिल बहुत बड़ा आ रहा है, वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस, उसको मेडिक्लेम भी बोलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट्स है। काफ़ी साल तक, मतलब आज से 8-10 साल पहले तक तो लोग लाइफ इंश्योरेंस को ही अपना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझते थे, विच वॉज नॉट रॉन्ग। लेकिन आज ऐसा सिचुएशन है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए प्रोडक्ट्स अलग है, आपको सिर्फ इंश्योरेंस करना है तो वो टर्म इंश्योरेंस में भी आप जा सकते हो। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, गारंटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ये एक प्रोडक्ट काफ़ी नया और काफ़ी अप्रिशिएट किया लोगों ने और ये काफ़ी चल रहा है मार्केट में कि गारंटेड इंश्योरेंस, कंपनी का प्रॉफिट से वो प्रोडक्ट को कोई लेना देना नहीं है। आज जो कंपनी बोल रही है कि इतना पैसा गारंटेड मिलेगा, वो गारंटेड मिलेगा। ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिक्लेम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज एक छोटा मोटा हॉस्पिटलाइजेशन भी आपको कम से कम 50,000 से लाख 1.5 लाख रुपए का बिल कर देता है। मान लीजिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और 1 लाख रुपए का बिल आया, अब क्या सिचुएशन है? ये पैसा आपको अपनी जेब से देना है और वो आपके सेविंग से जाता है, आपको वो 2-3 साल पीछे ढकेल देता है अपने सेविंग्स में। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस इसको प्रायोरिटी मानते हैं कि इसके बिना आप इन्वेस्टमेंट शुरू मत कीजिए। ओके लेकिन सर इसमें एक निगेटिव चीज़ ये भी है कि अगर समझो लोग ऐसा सोचते हैं, यानी कि आज मैं इन्वेस्ट करता हूँ, हर ईयरली में कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें डाल रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ हुआ ही नहीं तो वो पैसा तो वेस्ट हो जाएगा। ये एकदम करेक्ट बात बोली योगेश जी। आज भी टर्म इंश्योरेंस को लोग ना इसके लिए बोल रहे कि मैं मरने के बाद पैसा मिलेगा तो मुझे क्या फ़ायदा। लेकिन इसका एक सिंपल लाइन है, इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेना है कि मैं मरने वाला हूँ, इंश्योरेंस इसलिए लेना है कि मेरे बाद, मेरे पीछे कोई जीने वाला है जिसकी जिम्मेदारी मुझ पे है। ओके लाइफ इंश्योरेंस उसी के लिए होता है, मुझे मेरी फैमिली को सिक्योरिटी देना है, मैं मेरी फैमिली के लिए कुछ सपने देख रहा हूँ, मैं मेरे बच्चों का हायर एजुकेशन देख रहा हूँ, मैं मेरी वाइफ का रिटायरमेंट देख रहा हूँ, मैं मेरे मम्मी पापा का अगर उनको मुझे ज़िंदगी भर ख्याल रखना है, मेरे एब्सेंस में भी रखना है, तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस लेना है। ओके बिकॉज वो मेरी डेथ के बाद वो पैसा आएगा, उस पैसे से एक इनकम जनरेट होगी जो मेरे घर चलाएगी अगले 15, 20, 25 साल। ओके इसके लिए टर्म इंश्योरेंस, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी सालों तक पॉपुलर नहीं थी। आज टर्म इंश्योरेंस में इतने सारे वैरायटी आ गई है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट फिर से पॉपुलर होना चालू हो गया। पहले आपने जैसे कहा कि डेथ नहीं हुआ तो मुझे कुछ नहीं मिलता था, ये चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी ने भी काउंट की। उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें अगर डेथ नहीं हुआ तो आपने भरा हुआ पैसा आपको रिटर्न मिल जाता है।
उसके बाद एक नया फ्लेवर ऐड किया, अगर आपका डेथ नहीं हुआ तो आपने जितना भरा हुआ पैसा है उस पे कुछ परसेंटेज का इंटरेस्ट मिलेगा और वो पैसा रिफंड हो जाएगा। आज जो मार्केट में पॉपुलर चल रहा है वो यूलिप प्लस टर्म इंश्योरेंस, ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है। ओके। इसमें प्रीमियम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाता है, लेकिन उसमें आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है, मैच्योरिटी एज अ मैच्योरिटी आता है, और वो पैसा 100% टैक्स फ्री आता है अगर प्रीमियम 5 लाख से नीचे है। ओके। तो टर्म इंश्योरेंस में ये बहुत सारे चेंजेस आ गए, रिवोल्यूशनरी चेंजेस आ गए। आपको ये पता करना जरूरी है कि क्या मार्केट में ट्रेडिशन चल रहा है, कौन सा फ्लेवर अभी चल रहा है। मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है तो मैं आज ले सकता हूँ क्या, मेरा प्रीमियम कितना है। ओके। अभी सर आपने बीच में टैक्स के बारे में बात की, तो इस पर थोड़ा सा डिटेल में बताइए ना कि जो हम इंश्योरेंस खरीदी करते हैं उसका जो पैसा हमें मिलता है तो उस पर टैक्स कितना लगता है, कैसा रहता है? देखिए कुछ सालों पहले तक इंश्योरेंस का पूरा पैसा टैक्स फ्री था। ओके। आज पैसे पे टैक्स लगना चालू हुआ है, लेकिन सिर्फ उसी प्रीमियम पे या उसी पॉलिसी पे टैक्स लगता है जिसका प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा है। ओके। ओके। मतलब अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो 5 लाख के प्रीमियम भर रहा हूँ और मेरा वो डेथ हो गया, तो जो मेरा डेथ क्लेम का पैसा आएगा वो 100% टैक्स फ्री आएगा। मेरा पॉलिसी मैच्योर हुआ, वो पैसा 100% टैक्स फ्री आया। मैंने बीच में पॉलिसी सरेंडर कर दिया, वो भी पैसा 100% टैक्स फ्री आएगा। लेकिन मेरा पहले का प्रीमियम 5 लाख था, मैंने नया पॉलिसी 2 लाख का लिया, तो वो जो 2 लाख रुपए का प्रीमियम है वो टैक्सेबल है। ओके। अगर आज की डेट में 2026 में मैं 2 लाख का प्रीमियम का नया पॉलिसी ले रहा हूँ, उसका अगर मुझे मैच्योरिटी आया तो वो टैक्स फ्री नहीं है, उस पर टैक्स लगेगा। बट उसका डेथ क्लेम आया तो वो टैक्स फ्री है। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए कि अगर समझो 5 लाख से अगर ज़्यादा का प्रीमियम हो तो हमें टैक्स भरना है, बराबर, तो मैं वो क्यों लूँ? गुड क्वेश्चन। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 5 लाख रुपए का, मान लीजिए आपने बैंक एफडी किया, 5 लाख के स्टॉक्स ले लिया, 5 लाख के म्यूचुअल फंड डाल दिए, और आपने अपने आप को कमिटमेंट कर दिया कि मैं अगले 10 साल तक 5-5 लाख रुपया भरूंगा। आपने 2 साल पैसा भरा और डेथ हो गया, तो ये 2-3 प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड, बैंक एफडी, स्टॉक्स, कितना पैसा मिलेगा? जितना पैसे का वैल्यूएशन है। यही 5 लाख रुपया भर के मैंने अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो मुझे कम से कम 5 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा। ओके। और डेथ क्लेम पे टैक्स नहीं है। तो ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग में ये एक प्रोडक्ट है जिसको इंक्लूड करना मैंडेटरी है। ओके। इसके बिना आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू नहीं करना चाहिए। तो अजय जी, आपने जो बोला कि इसका जो मैच्योरिटी होता है उस पर और जो डेथ क्लेम होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ तो मैं इसको बाकी के मुकाबले ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकता हूँ क्या? योगेश जी, ये वैलिड क्वेश्चन है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपना अप्रोच फाइनेंशियल प्लानिंग वाला रखिए। बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग का जब आप अप्रोच रखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से टाइम के लिए मुझे कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करना है। आपके पास अगर 15-20 साल का टाइम है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप 70-80% इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटी मार्केट में रखो, भले टैक्स लगने वाला है तो भी, और 20-30% अमाउंट आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए। इंश्योरेंस में इसके लिए इन्वेस्ट कीजिए बिकॉज डे 1 से उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर बहुत बड़े अमाउंट का मिलता है, लेकिन वो इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएगा या बहुत छोटे मार्जिन से इन्फ्लेशन को बीट करेगा। जबकि मार्केट वाला इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे मार्जिन से इन्फ्लेशन को बीट करके कंपाउंडिंग तरीके से आपका वेल्थ बनाएगा। ओके। Even though you are end up paying taxes, but that amount will be very huge. But insurance वो huge amount आज ही आपको जनरेट करके दे सकता है in case of any death claim. इसलिए ये दोनों चीज़ का, दोनों प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी और लाइफ इंश्योरेंस का डेथ, ये दोनों चीज़ें टैक्स फ्री आती है। टैक्स फ्री आती है इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना 100% इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में रखूँ। कुछ पोर्शन आप इंश्योरेंस में रखिए, मेजर पोर्शन आप इक्विटी में रखिए। ओके। एक चीज़ बहुत प्रायोरिटी पे मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोगों को हेल्थ कंडीशंस है, जैसे डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट अटैक आके गया है, किसी का बीपी बहुत ज़्यादा है, या और कोई भी हेल्थ कंडीशन है, उनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलता है। ऐसा उन्हें लगता था, आज मिल सकता है। उनके लिए भी प्रोडक्ट बने हैं, उनको भी गारंटेड वाले प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। आज काफ़ी सारे लोग एन्युइटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस को भी इंपॉर्टेंस देते हैं बिकॉज गारंटी।
आज इंश्योरेंस का कोई भी प्रोडक्ट 6% के आसपास का आपको रिटर्न जनरेट करता है, 5 to 6% का, तो वो बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है। मतलब अगर मुझे बैंक एफडी 6% का दे रहा है तो मैं आज 6% का लाइफ इंश्योरेंस वाला प्रोडक्ट क्यों लूँ। लेकिन हमेशा याद रखिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10 साल वाले चलते हैं। आज गवर्नमेंट बॉन्ड 10 साल वाले 5 या 5.25% के चल रहे हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स बड़ा अमाउंट वहां पे डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगले 10 साल का गारंटी मुझे कोई नहीं देगा। लाइफ इंश्योरेंस में ये ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी आज भी है। आप अगले 40 साल, 50 साल या पूरा एक जनरेशन का प्लान 6% पे लॉक कर सकते हो। 6% आज की डेट में अगर एक्साइटिंग नहीं है, मान लीजिए 10 साल पहले इंडिया में इंटरेस्ट रेट चल रहा था 8.5 से 9%, आज वो आया 6%। अगले 10 साल में वो कितना होगा? कम हो जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली 4 से 5% होगा। उसके अगले 10 साल में कितना होगा? डेफिनेटली 4% से नीचे होगा। जब आपको पैसा मिलना शुरू होगा तब वो 6% से देगा, और वो गारंटेड देगा, और वो टैक्स फ्री भी देगा। गारंटी कौन दे सकता है आज मार्केट में? ये लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, ये आपको गारंटी लाइफ लॉन्ग इनकम जनरेट कर सकता है। एक प्रोडक्ट ऐसा भी है जिनको हेल्थ कंडीशन है, वो अपने नेक्स्ट 3 जनरेशन का प्लान कर सकते हैं। ये भी सब्जेक्ट पर्सनल फाइनेंस में ही आता है। ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपका एज, आपका हेल्थ कंडीशंस, आपका फाइनेंस, ये सारे कंसीडर होने के बाद ही प्रोडक्ट ऑफर हो सकता है। बट जिनको जिनको हेल्थ कंडीशंस है उनको पॉलिसी मिल सकता है, वो अपना लाइफ इंश्योरेंस प्लान कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग इनकम जनरेट कर सकते हैं। और एक चीज़ मेंशन करूंगा, स्पेशली एनआरआईज को लाइफ इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। यूएस कनाडा वाले लोगों को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस है, या तो उनको वहाँ के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। 70-80% एनआरआईज ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ काम करने वहाँ गया हूँ, मेरा रिटायरमेंट इंडिया में होगा। दे आर अर्निंग इन डॉलर्स, तो डॉलर और रुपी का जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है। तो मेरा सजेशन उनको हमेशा रहता है, इंडिया के बाहर जितना आपका सेविंग हो रहा है वो अगर आपको इंडिया में ट्रांसफ़र करना है, लाइफ इंश्योरेंस के इतना अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप आज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। 5 साल, 8, 7 साल, 10 साल, 12 साल, जितने साल आप काम करने वाले हो उतने का प्रीमियम लायबिलिटी लीजिए। जो टाइम पे आपको लगेगा कि मैं इंडिया में वापस आ रहा हूँ, वहाँ से मैच्योरिटी लेना शुरू कर दीजिए। आपने पैसा भरा डॉलर्स में, अब आप इंडिया में आ गए, तब आप एनआरआई थे, आपने रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज कर दिया, आप आज इंडियन रेसिडेंट हो, आज वो पैसा टैक्स फ्री हो जाएगा अगर प्रीमियम 5 लाख से कम है। अगर टैक्स लगा भी तो भी वो प्रॉफिट पे लगेगा, प्रिंसिपल पे नहीं लगेगा। सो वेल्थ ट्रांसफर करने के लिए सबसे अच्छा और गारंटेड तरीका ये है। काफ़ी सारे लोग आज ये तकलीफ में हैं कि कोई मेरा बच्चा डिपेंडेंट है और थोड़ा प्रॉब्लम है, मेंटली रिटार्डेंट है, मुझे वेल्थ ट्रांसफ़र करनी है, मेरे बाद वो मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, आज मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बूढ़े मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा। ये प्रोडक्ट को कंसीडर कीजिए। ये प्रोडक्ट आपके बाद भी उनको लाइफ लॉन्ग इनकम देता रहेगा। जस्ट इमेजिन, मैं मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए मैंने कुछ एक अमाउंट का प्रीमियम भर दिया, मेरी डेथ हो गई, और मेरे बाद मेरे बच्चे का केयर टेकर को पता है कि ये बच्चे को हर महीना 1 लाख 2 लाख रुपया आने वाला है। क्या वो केयर टेकर बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखेगा या नहीं रखेगा? मेरे केयर टेकर को ये पता है कि ये बच्चे के बाद मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन जब तक ये बच्चा है तब तक महीने का 1 लाख 2 लाख रुपया आने वाला है। कितना अच्छे से ध्यान रखेगा वो अपने बच्चे का। सो जिनके बच्चे लाइफ लॉन्ग उन पे डिपेंडेंट रहने वाले हैं, थोड़ा सा मेंटली फिजिकली प्रॉब्लमेटिक है, उनके लिए ये प्रोडक्ट वरदान है। क्योंकि जी मैं आपको एक एक्चुअल कैलकुलेशन बताता हूँ। जैसे मैंने बताया कि डिपेंडेंट चाइल्ड है और मुझे लगता है कि मुझे उसको ज़िंदगी भर इनकम देना है। मान लीजिए आपने 5 लाख का प्रीमियम ले लिया, अगले 10 साल तक मैंने वो प्रीमियम पे किया, 50 लाख रुपए मैंने भर दिए, 1 साल या 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा उसमें, 12वें या 13वें साल बाद अप्रॉक्सीमेटली मुझे 4 लाख का इनकम आएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ वो 4 लाख का इनकम मुझे मिलता रहेगा। मेरी डेथ के बाद में वो बच्चा जब तक जिंदा है, हर साल वो 4 लाख रुपया उसको 100% गारंटेड और 100% टैक्स फ्री मिलता रहेगा। ये हो गया मैंने 2 जनरेशन। लेकिन यहाँ पे भी पॉलिसी रुकेगा नहीं। जिस दिन वो बच्चे का लाइफ खत्म होगा उसके नॉमिनी को वो 50 लाख रुपया मिल जाएगा। दिस इज 3 जनरेशन प्लान, लेगेसी प्लानिंग कह सकते हैं। जस्ट इमेजिन, मैं अपने बच्चे को हर बर्थडे पे 4 लाख रुपया उसके अकाउंट में क्रेडिट दे रहा हूँ,
हर बर्थडे पे, मैं नहीं हूं इस दुनिया में फिर भी हर बर्थडे पे 4 लाख रुपया जा रहा है, क्या सोच रहेगी मेरी बेटे की मेरे लिए। ओके, तो इस पर थोड़ा सा और एडिशन कीजिए ना कि एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस और भी कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में फाइनेंशियल अंडरराइटिंग होता है, मतलब किसी को भी कितना भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल सकता है। मान लीजिए मेरा इनकम है आज 6 लाख रुपया, महीने का 50,000 रुपया मैं इनकम का अर्न कर रहा हूँ, या तो महीने का 50,000 रुपया मेरा घर का खर्चा है, तो मुझे कितने अमाउंट का इंश्योरेंस करना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करना। इसका एक साइंटिफिक वे है कि मुझे कितने अमाउंट का इंश्योरेंस लेना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके, आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। मान लीजिए मेरा इनकम आज 6 लाख रुपया है, या तो मेरे एक्सपेंसेस महीने के 50,000 रुपया है। मैंने 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया और मेरी डेथ हो गई। अब मेरे नॉमिनी को वो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। मेरी नॉमिनी, मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाया, फाइनेंशियल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड ये वो नहीं करके सीधा वो पैसा उठाया, नेशनलाइज बैंक में एफडी किया। मुझे कितना % इंटरेस्ट मिलेगा? मिनिमम 6%। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6% का इंटरेस्ट का एफडी आपको मिल सकता है। 6% मतलब साल का 6 लाख रुपया, मतलब मेरा महीने का 50,000 रुपया इनकम आना शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम। ये अगले 3, 4, 5 साल तक चलेगा, उसके बाद वो कम होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि बैंक में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और इसके आगे फ्यूचर में भी वो कम ही होगा। ओके, ये हो गया ह्यूमन लाइफ वैल्यू। अब फाइनेंशियल अंडरराइटिंग क्या कहता है? फाइनेंशियल अंडरराइटिंग ये कहता है कि मेरा इनकम अगर 6 लाख रुपया है और मेरी एज 18 से 35 है, तो मुझे 25 टाइम्स ऑफ माई एनुअल इनकम मुझे इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ओके, 36 to 45 20 Annual टाइम्स income ना? एनुअल इनकम। ओके ओके, 36 to 45 20 टाइम्स, 46 to 55 10 टाइम्स और 55 के आगे 5 टाइम्स। तो ये मेरा एलिजिबिलिटी होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी ने जब उनका ABCL लॉस में था, तब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक ही कंपनी थी जब इंडिया में, तभी उन्होंने 150 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस अप्लाई किया था। लेकिन उनका फाइनेंशियल अंडरराइटिंग करने के बाद में LIC ने उनको सिर्फ 53 करोड़ अप्रूव किया, जो कि अमिताभ बच्चन जी ने लिया। उन्होंने बिल्कुल ईगो नहीं दिखाया कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं 150 करोड़ मांग रहा हूँ, आप दे नहीं रहे हो। बट उन्होंने वो 53 करोड़ एक्सेप्ट किया, बिकॉज फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के हिसाब से उनको इतना ही लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता था। सी, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। तो कोई भी आदमी कितना भी इंश्योरेंस नहीं ले सकता है, उनकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के बाद में आते हेल्थ पे। एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी साल पहले ये रूल था कि अगर आपको डेंगू हो गया तो 6 महीने तक आप लाइफ इंश्योरेंस अप्लाई नहीं कर सकते हो। इमेजिन आप लाइफ इंश्योरेंस के बिना 6 महीना जी रहे हो। आज भी काफ़ी सारे लोग अपने लाइफ को ग्रांटेड लेते हैं और सालों साल निकाल देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है जो बिना ज़रूरत के ही लेना चाहिए। ज़रूरत के टाइम पे वो कभी नहीं मिलेगा। एक अच्छा एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। मेरे क्लाइंट थे जिनको मैं टर्म इंश्योरेंस के लिए 3 करोड़ का प्रपोजल था, 3 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस के लिए मैं उनको काफ़ी बार फॉलोअप किया। बाद में आजकल करते करते 1-1.5 साल गुजर गया, मैं भी भूल गया, वो भी भूल गए। 2-2.5 साल बाद उनका सामने से फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि अजय जी आ जाओ, वो लाइफ इंश्योरेंस अपना पेंडिंग है, हम लोग कर देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। मिलने गया, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की। उन्होंने, जब मैं फॉर्म फिलअप कर रहा था तब मैंने उनको पूछा, सर 5 साल में कभी आप हॉस्पिटलाइज हो जाएगा? तो उन्होंने बोला हाँ अजय जी, अभी एक माइल्ड अटैक आके गया है। मैंने मेरा लैपटॉप बंद कर दिया। सर, अटैक आने के बाद कोई इंश्योरेंस कंपनी उनको पॉलिसी देगा? नहीं देगी। इट्स टू लेट नाउ। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जब ज़रूरत नहीं है तभी लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, तभी हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। ज़रूरत के टाइम पे नहीं मिलेगा। अजय जी, आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही है, मैं मान भी लूँ। लेकिन ना आजकल इंश्योरेंस के नाम पर मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं कि लोग पॉलिसी भी निकालते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और वो पैसा ही नहीं मिलता। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है योगेश जी। अभी तक मार्केट में इतने ज़्यादा फ्रॉड हो चुके हैं कि लोग लाइफ इंश्योरेंस के नाम से डरने लगे हैं, एक्चुअली डरने लगे। और ये सिनेरियो पिछले 10-12 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या हुआ था, जब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आई तब उनको कंपटीशन सबसे बड़ा था LIC के साथ में, जो कि 50 साल पुरानी कंपनी है इंडिया में और उनका बेस बहुत बड़ा है। उनको कॉम्पीट करने के लिए उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो इंडिया में पॉपुलर ही नहीं था या इंडिया में मालूम ही नहीं था। उन्होंने यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया।
यूलिप पॉलिसी बोलते हैं उसको। उन्होंने उनको इंश्योरेंस बोल के बेचा, उसके साथ में कुछ इंश्योरेंस भी दिया। वो पैसा वो लोग लेके, प्रीमियम लेके वो लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। वहाँ से मिस सेलिंग बहुत चालू हो गया। लोगों ने 22%, 25%, 35% रिटर्न्स दिखाना चालू किया, क्योंकि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था, रिटर्न्स दे रहे थे। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे चार्जेस कितने जा रहे हैं। अगर मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ तो उसमें दो ऑप्शन में पैसा जा रहा है। जब मैं यूलिप में पैसा डाल रहा हूँ, एक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है और एक मेरा इंश्योरेंस में जा रहा है। तो इंश्योरेंस में जाने वाला जो पैसा है वो अमाउंट फिक्स है, लेकिन जो पैसा मार्केट में जा रहा है उसके ऊपर मुझे चार्जेस भी पे करने हैं। उसको बोलते हैं फंड मैनेजमेंट चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, इंश्योरेंस के चार्जेस, ऐसे काफ़ी नाम दिए थे। शुरू में ये चार्जेस 74% भी लिए। मतलब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया प्रीमियम दिया इंश्योरेंस कंपनी को, उसमें से 74,000 तो आपके चार्जेस में चले गए और सिर्फ 26,000 रुपया मार्केट में इन्वेस्ट हो गया। ओके। ऐसे लोगों को रिटर्न्स मिलने में बहुत दिक्कत हुई और जिन्होंने इंश्योरेंस को ब्लॉक कर दिया कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं है, फिर वो लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुनते आज भी चिढ़ जाते हैं। ये मिस सेलिंग आज भी हो रहा है। काफ़ी सारे बैंकों ने कॉरपोरेट एजेंसी ले रखा है। उनके मैनेजर उनके स्टाफ को प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुमको इतना टारगेट है, इतना पॉलिसी बेचना ही है। रिटायर्ड लोगों को, 64, 65 एज वाले लोगों को अकाउंट में पैसा इतना दिखता है, उनको वो ज़बरदस्ती लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी देते हैं म्यूचुअल फंड बोल के। ये मिस सेलिंग आज भी हो रहा है। बेचारे लोगों को पता नहीं है कि ये क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं। उनको खाली अच्छे सपने दिखाए जाते हैं, बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं कि 5 साल बाद इतना पैसा बन गया, देखो पास्ट में ये हुआ है, 22% का रिटर्न मिला है, आज ये प्रोडक्ट 28% रिटर्न दे रहा है, आपका पैसा देखो कितना बन जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता है कि ये 5 साल के लिए लॉक है। बूढ़ा आदमी, रिटायर्ड आदमी 5 साल के लिए लॉक इन वाला प्रोडक्ट देना लॉजिकल है? नहीं ना। मिस सेलिंग आज भी इसमें बहुत हो रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंश्योरेंस एडवाइजर या तो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर। आपको ऐसा बंदा चाहिए जो आपको ये पैसे का जिम्मेदारी ले और उसका मैच्योरिटी तक वो आपके साथ में रहे। बैंक में आप ले जाओगे, कॉर्पोरेट एजेंसी से आप पॉलिसी लोगे, वो लोग आपके क्लेम का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। कुछ भी हो जाएगा वो बोलते सर इंश्योरेंस कंपनी में डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, ये ऑफिस है, ये उनका कॉर्पोरेट नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, हम लोग सिर्फ पॉलिसी बेचते हैं। काफ़ी मिस सेलिंग हो रहा है हेल्थ इंश्योरेंस में भी। ओके। इसके लिए लोग क्लेम सेटलमेंट होने के टाइम पे बहुत चिढ़ जाते हैं कि पॉलिसी लेने के टाइम पे आपने इतना अच्छा अच्छा बोला था, ये बोला था, आज क्या हुआ। एक डिस्ट्रीब्यूटर, प्लीज मेक समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर क्लेम। वो कॉर्पोरेट या ऑनलाइन नहीं है। ओके। तो सर यही मेरा सवाल है कि अगर मुझे इंश्योरेंस लेना है तो मैं कहाँ से लूँ? ऑनलाइन लूँ, बैंक से लूँ, या सही में कहाँ से लूँ? सर मेरा ऑनेस्ट आंसर ये होगा कि प्लीज़ मेक समवन रिस्पॉन्सिबल। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढिए जो प्रोफेशनली ये काम कर रहा है, पार्ट टाइम नहीं। कॉर्पोरेट में क्या हो रहा है, बैंक में क्या हो रहा है, एक बंदा जो आपको पॉलिसी बता रहा है, हो सकता है वो बहुत अच्छे दिल से बताए, ऑनेस्टली सब कुछ बताए, बट ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर क्लेम। बिकॉज हर 2, 4, 6 महीने में या तो वो कंपनी उसको प्रमोशन देगी, उसका जॉब प्रोफाइल चेंज करेगी, या तो वो कंपनी चेंज कर देगा। अब जो बंदा वो सीट पे बैठेगा उसको पता नहीं आपने ये प्रोडक्ट क्यों लिया है, वो आपको सर्विस नहीं दे पाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढिए, ऐसा इंश्योरेंस एडवाइजर ढूंढिए जो आपके आसपास है या आपको पता है कि ये मुझे सर्विस देगा, जो ये फील्ड में 10, 15, 20 सालों से काम कर रहा है, जिसका प्रोफेशन ये है। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं मार्केट में जो अच्छे दिल से, अच्छे तरीके से इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बताते, फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते, इन्वेस्टमेंट भी करते, और वो क्लेम आने तक, पैसा उनका रिटर्न आने तक उनके साथ भी रहते। ओके। तो ऐसे लोगों से ही पॉलिसी लो जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। लेकिन सर इंश्योरेंस के अंडर ना बहुत सी ऐसे टेक्निकल टर्म्स रहते हैं कि जो नॉर्मल आदमी को समझते भी नहीं है, तो आप थोड़ी सी आसान भाषा में समझाइए ना। गुड क्वेश्चन योगेश जी। मैं आपको लाइफ और हेल्थ दोनों का एग्जांपल देता हूँ। देखिए लाइफ इंश्योरेंस में डबल एक्सीडेंट बेनिफिट बहुत पॉपुलर है, ट्रेडिशनल पॉलिसीज में आता है, आजकल टर्म इंश्योरेंस में एक राइडर बोल के भी आता है। 90 या 95% लोगों को ये पता नहीं है कि अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट से हुई और 6 महीने बाद हुई, मतलब आज एक्सीडेंट हो गया, 6 महीने वो आदमी हॉस्पिटल में एडमिट था और 6 महीने बाद डेथ हुआ, तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट उनको नहीं मिलता। उसका ये नॉर्म मेंशन किया हुआ है। काफ़ी सारी कंपनीज अभी दे रही है, बट काफ़ी सारी कंपनीज में आज भी क्लॉज है कि डेथ एक्सीडेंट के बाद 6 महीने के अंदर होनी चाहिए। ये कितने लोगों को पता है?
हेल्थ इंश्योरेंस में मिसकंसेप्शन लोगों का ये होता है कि मैं तो कोई बीमारी थी मुझे, मैं छुपा देता हूँ, पॉलिसी लेने के टाइम पे कंपनी को नहीं बताता, और 4-5 साल बाद जब क्लेम आता है तो वो मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ मैंने छुपाई थी जो उनको मालूम पड़ गई। अब उनको मालूम कैसे पड़ गई? कंपनी ने तो ढूंढा नहीं। क्लेम सेटल, हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम सेटल कैसे होता है? आपके हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स पे। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और आप जब एडमिट हो गए तब आप कॉन्शियस नहीं थे, या आपके फैमिली मेंबर्स ने डॉक्टर को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। आपको 4 साल पहले Past कुछ record. पास्ट रिकॉर्ड, आप कुछ 4-5 साल पहले कुछ पास्ट रिकॉर्ड था जो पॉलिसी देने के टाइम पे अपने कंपनी को नहीं बताया था, लेकिन डॉक्टर ने अपने इंडोर केस पेपर में वो मेंशन कर दिया कि भाई 4-5 साल पहले इनका ये हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, इनको ये तकलीफ थी, प्लीज टेक केयर। ये पेपर भी आपका क्लेम में जाता है। अब आपने कंपनी को एक पॉइंट दे दिया कि ये चीज आपने कंपनी को डिस्क्लोज नहीं की भाई बाइंग द पॉलिसी, लेकिन कंपनी को तो पता चल गई। इस बेसिस पे आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। हम लोग एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, आपको जो तकलीफ है, आपको जो बीमारी है, आपको जो मेडिसिन ले रहे हो आप, प्लीज़ डिस्क्लोज इट व्हाइल बाइंग द पॉलिसी, तो क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगा। लोगों को डर हमेशा ये रहता है कि मैं अगर ये मेडिसिन ले रहा हूँ और मैंने डिस्क्लोज कर दिया तो मुझे पॉलिसी नहीं मिलेगा, या तो मुझे लोडिंग प्रीमियम लगेगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा, पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ों की वजह से लोग पॉलिसी लेने जा नहीं रहे, बिकॉज उनको डर ये है कि मुझे पॉलिसी मिलेगा नहीं, या तो बहुत महंगा मिलेगा, लोडिंग लगेगा। लेकिन ये सारी चीज़ों का भी कवर होता है। ऐसे भी प्लान से जो डे 1 से भी ये चीज़ें कवर करती है। ऑफकोर्स थोड़ा प्रीमियम एक्स्ट्रा होगा उसके लिए, बट डे 1 से कवर होता है। यू नीड टू डिस्क्लोज एवरीथिंग व्हाइल बाइंग द पॉलिसी। तो आप कंपनी को एक भी पॉइंट नहीं दोगे पॉलिसी का क्लेम रिजेक्ट करने के लिए। सर जी, एक बात है कि लोग पॉलिसी ले भी लेते हैं, पैसे भी भरते हैं, लेकिन जब क्लेम की बात आती है तो कंपनियां बहुत ही दिक्कत देती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सच बात है कि क्लेम लेना पहले बहुत लेंदी प्रोसेस था, आज भी थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। बिकॉज आप एक चीज़ समझिए कि आप 2,000 रुपया दे रहे हो और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि मेरे डेथ के बाद आपको 1 करोड़ रुपया देना है, तो इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली होगा। क्योंकि ये 2,000 रुपया दे के 1 करोड़ क्लेम देना कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में अफेक्ट करता है, वो हर एक पॉलिसी होल्डर को मिलने वाले रिटर्न पे अफेक्ट करता है। इसके लिए बहुत डीप इंक्वायरी होता है उसमें। तो क्लेम मिलना सच में इतना आसान नहीं है। इसमें 2 टर्म्स है, अर्ली और नॉन अर्ली। 3 साल के पहले जो डेथ क्लेम आता है उसको अर्ली में गिना जाता है, और उसका बहुत डीप इंक्वायरी होता है। करीबन 2 से 3 महीना भी लग सकता है वो इंक्वायरी के लिए, जो अर्ली क्लेम है। नॉन अर्ली को उतना ज़्यादा डिटेल में इंक्वायरी नहीं होता। इंक्वायरी यस डेफिनेटली इंक्वायरी होगा उसमें, बट बहुत ज़्यादा डीपली नहीं होता है। तो पहले क्या हो रहा था, बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट पार्ट टाइम काम करते थे। तो पॉलिसी तो अपने आसपास आस पड़ोस के लोगों को बेच दिया, अपने रिलेटिव्स को बेच दिया। बाद में मैंने वो करियर छोड़ दिया, मैंने कुछ जॉब ज्वाइन किया, मैंने कुछ दूसरा बिजनेस कर लिया, मैं इंडिया के बाहर चला गया। अब वो पॉलिसी होल्डर को क्लेम के लिए खुद जाना पड़ता था। इसके लिए हम लोग हर बार बोलते हैं, प्लीज मेक समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर क्लेम। आज मैं इंश्योरेंस पिछले 25 सालों से कर रहा हूँ, 99 से। मेरा एक भी क्लाइंट ने इंश्योरेंस के ऑफिस में जाके क्लेम सेटल नहीं किया, बिकॉज उनको सर्विस मैं दे रहा हूँ। अगर आपके पास एक अच्छा एडवाइजर है, ये क्लेम का पूरा जिम्मेदारी उसका है। क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम्स होते हैं, काफ़ी बार काफ़ी सारी चीज़ें लोग छुपाते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आती है और क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। उसके लिए IRDA ने इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन बनाया है। नाउ यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट योर इंश्योरेंस कंपनी। ओके, ओम्बुड्समैन में आप जाके अपना केस रजिस्टर कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, क्लेम रिजेक्ट होने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। बहुत अच्छा बड़ा नाम है विजय साळस्कर, 26/11 में शहीद हुए विजय साळस्कर। उनकी 2 इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसीज थी, 2 पॉलिसीज थी। एक बहुत पुरानी कंपनी है, द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया, और एक नई कंपनी थी। दोनों के पास क्लेम गया उनकी डेथ के बाद में। जो मोस्ट ट्रस्टेड पॉलिसी थी उन्होंने 2 महीना लगाए क्लेम सेटल करने में, और जो नई कंपनी थी उन्होंने 48 आवर्स में कर दिया। उसके पीछे रीज़न ये था, जब वो पुरानी कंपनी में पॉलिसी ले रहे थे तब वहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख दिया, और आर्म्ड फोर्सेस में है ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया। जब नई कंपनी ने पूछा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या करते हैं, वो प्रोफाइल डिटेल में पूछा, वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया आई एम आर्म्ड ऑफिसर, हथियार रखता हूँ, मतलब उनका हथियार से लेना देना था। वो क्लेम 48 आवर्स में सेटल हो गया। कितनी छोटी बात है,
फॉर्म फिलअप करते वक्त लोग तो भूल भी जाते हैं या जानबूझ के छुपाते भी है, इग्नोर कर देते हैं, बट क्लेम के टाइम पे यही चीज़ें बहुत बड़ी होती है। अभी सर इंश्योरेंस के बारे में एक कॉमन क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि मैं अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, ओके, और ऑफिस वालों ने ऑलरेडी मेरा क्लेम ले लिया है, तो मैं पर्सनली क्यों इन्वेस्ट करूँ खुद का पैसा एक अलग पॉलिसी के लिए? गुड क्वेश्चन योगेश जी, थैंक यू, आपने पॉइंट रेज किया। क्या हो रहा है, जो भी बंदा, जो भी एक आदमी कहीं पे जॉब कर रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब कर रहा है, ऑफर लेटर में वो चीज़ मेंशन है कि उनका लाइफ इंश्योरेंस कितना है और उनका हेल्थ इंश्योरेंस कितना है। हमारे यहाँ आज भी अवेयरनेस इतना कम है कि लोगों को पता नहीं है। जनरली लोगों को पता होता है कि हाँ कुछ है, कुछ तो है, बट कितना है पता नहीं है। हाँ, मैंने अगर उनको पूछा कि ग्रुप में आपका लाइफ इंश्योरेंस कितना है, नहीं मालूम, आई नीड टू चेक माई ऑफर लेटर। हेल्थ इंश्योरेंस कितना है, नहीं पता होता है लोगों को। काफ़ी सारी कंपनीज 2-2.5 लाख, 3 लाख या मैक्सिमम 5 लाख तक का ग्रुप में पॉलिसी कवर करता है। लेकिन क्या आपको लगता है 5 लाख सफिशिएंट है? अगर आप कोई मेट्रो सिटी में रह रहे हो, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, जयपुर, मेट्रो सिटीज़ जहाँ पे हॉस्पिटल भी बड़े हैं, फैसिलिटीज़ भी बड़े हैं और खर्चे भी बड़े हैं, क्या आपको लगता है 5 लाख सफिशिएंट है? नहीं। थाने में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी सारे लोग बोलते हो बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, 5 स्टार होटल है। अगर आप वहाँ जाओ तो बहुत बड़े, अगर आप वहाँ एडमिट हो जाओ तो बहुत बड़े बड़े बिल आते हैं। एक आदमी का डेंगू का बिल कितना आया होगा वहाँ पे? डेंगू जैसा बीमारी जो नॉर्मली 50,000 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए से आसपास का बिल होना चाहिए। एक आदमी वहाँ पे एडमिट हुआ, उसका 18 दिन तक प्लेटलेट्स रिकवर नहीं हुआ। 18 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट था। 18 दिन बाद उसका क्लेम था 16 लाख रुपया। ओके। नाउ इमेजिन, आप एडमिट हो, आपका ऑफिस का ग्रुप इंश्योरेंस था 5 लाख रुपया, 5 लाख तो कंपनी ने सेटल कर दिया, हॉस्पिटल ने सेटल कर दिया। अब बचा हुआ 11 लाख रुपया कहाँ से आएगा? टच वुड, आज भी हम लोग इंडियंस, वी आर इंडियंस, और हम लोग अपना भाईचारा आज भी अच्छे से निभाते। मेरे यार दोस्त, रिलेटिव्स, काफ़ी सारे लोग हैं जो वो टाइम पे आके हेल्प करेंगे, अरे अपना ही बंदा है भाई, तू पैसा ले ले, तू घर पे आ जा, पैसा बाद में देख लेंगे। लेकिन आपके ऊपर तो कर्जा हो गया। अब आप वो कर्जा कहाँ से चुकाओगे? आपका पीएफ विड्रॉल करके, आपका सेविंग निकाल के, आप बैंक एफडी निकाल के, आपका म्यूचुअल फंड निकाल के, सारा सेविंग एक झटके में जीरो हो गया। आप जीरो से शुरू करोगे। इसके लिए लोगों को आज भी ये पता नहीं है कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस कितने अमाउंट का लेना चाहिए। आज की डेट में हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम 25 से 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी लेना चाहिए। ओके। काफ़ी सारे लोग अपने ऑफिस, मतलब ऑलमोस्ट 70-80% लोग अपने ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि उनको लगता है कवर है, जो कि अच्छा है। ग्रुप इंश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे डिपेंडेंट पेरेंट्स डे 1 से कवर है। अगर उनको कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है तो वो भी डे 1 से कवर है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस, जो इंडिविजुअल पॉलिसी में नहीं मिलता है। बट वो 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम जो ऑफिस ने दिया है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। लिमिटेशन है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप या तो जॉब चेंज कर दोगे या तो रिटायर हो जाओगे। ये दोनों सिनारियो में आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंटिन्यू रहेगा? नहीं रहेगा। मान लीजिए आप 60 तक काम किया, रिटायर हो गए, 60 आते आते कंपनी ने इतना स्ट्रेस दे दिया कि आपको बीपी, शुगर, डायबिटीज चालू हो गया, और 60 के बाद आपको लगा रही मुझे मेडिक्लेम लेना चाहिए। अभी पॉलिसी मिलेगा? या तो नहीं मिलेगा या तो बहुत महंगा मिलेगा। बकेट लिस्ट में टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम एकदम प्रायोरिटी पे रखो। ओके। 5 लाख का अगर आपका ग्रुप इंश्योरेंस है, कम से कम 15-20 लाख का आज मेडिक्लेम पॉलिसी निकाल के रखो, जो शायद आज आपको काम नहीं आएगा। काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया है कि ये मेरा क्लेम आया था 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख का, आधा ऑफिस ने दिया, आधा यहाँ से हो गया। ये आपका पूरा फाइनेंस बजट हिला देगा अगर आपके पास इसका प्रोविजन नहीं है तो। ओके। लेकिन सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे कहा कि टर्म इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, ये 2 इंश्योरेंस तो सबको पता है, लेकिन और ऐसी कोई एडवाइस आप दे सकते हो कि और ऐसा कोई इंश्योरेंस है कि जो कॉमन पीपल ने लेना चाहिए? देखिए, मैंने जब बोला नॉन लाइफ और लाइफ, ये 2 मेन कैटेगरी है। तो नॉन लाइफ में मेडिक्लेम छोड़ के भी ऐसी सारी चीज़ें, मतलब आपके दिमाग में जो चीज़ें आएंगी, आपकी नज़र में जो चीज़ें दिखती है, उस सारी चीज़ों का इंश्योरेंस हो सकता है। सबसे प्रायोरिटी देना चाहिए पर्सनल एक्सीडेंट।
लोगों को आज एक चीज़ तो पता है कि मैं अगर मुझे कुछ भी हो जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस है मेरे लिए जो क्लेम सेटल कर देगा। लेकिन वो चीज़ में एक लिमिटेशन ये आता है कि मैं ऑफिस से अगर छुट्टी लूँ, सिक लीव मुझे कितना मिलेगा। अगर मैं 15 दिन एडमिट हूँ तो 6 दिन का सिक लीव मिला, लेकिन बाकी के 7-8 दिन का तो सैलरी कटेगा। ये पैसा आप पीए से कवर कर सकते हो। बहुत कम प्रीमियम आता है उस पर, 2,500 अप्रॉक्सीमेटली प्रीमियम पे करोगे तो 25 लाख का कवर आप ले सकते हो। मतलब ये पीए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी क्या क्या कवर करेगा। अगर एक्सीडेंट की वजह से मैं घर बैठा हूँ तो मेरा घर पे जितने दिन मैं बैठा हूँ मुझे डेली का कैश लिमिट अलाउ करेगा, डेली का पैसा मिलेगा जितने दिन मैं घर पे बैठा हूँ। मेरा अगर ईएमआई चल रहा है वो ईएमआई प्रोटेक्ट हो जाएगा। मेरा जितना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है ये सारा चीज़ ये एक पॉलिसी कवर करेगा, वो भी सिर्फ साल का 2,500 से 3,000 रुपया। उसमें मुझे डेली कैश लिमिट सेट करना होता है, जो मैं शुरू में ही सेट करता हूँ। उसको मैं हर साल बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, उसका कंट्रोल मेरे हाथ में है। ये एक 2,500-3,000 रुपया आपका लाइफ का ये सबसे बड़ा जो गैप होता है वो कवर कर सकता है। लेकिन वो प्रोडक्ट आपको पता तो होना चाहिए। मैंने भी पहली बार सुना है। और अपने यहाँ पे मिसकंसेप्शन बहुत है। एक्सीडेंट मतलब आपको क्या चीज़ याद आता है? पहले तो रोड एक्सीडेंट या तो ट्रेन एक्सीडेंट, अभी रिसेंटली एक फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ। बट इसके अलावा भी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको एक्सीडेंट में ही गिना जाता है। आपको सांप ने काट लिया, आप घर में सीढ़ी से गिर गए, टॉयलेट में गिर गए, गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया। काफ़ी सारी माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोग एक्सीडेंट में गिनते हैं। टाटा इंश्योरेंस कंपनी का एक पॉलिसी था, टाटा महालाइफ, 500 रुपये में 1 करोड़ का पॉलिसी दे रहा था। बहुत पॉपुलर हुआ था वो प्रोडक्ट। उन्होंने कंडीशन सिर्फ एक ही रखी थी कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना चाहिए और आपका डेथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट की वजह से होना चाहिए, तो 500 रुपया साल का भर के 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा। काफ़ी पॉपुलर हुआ था वो प्रोडक्ट। एक्सीडेंट में अगर डेथ हुआ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हुआ तो मेरे फैमिली को 1 करोड़ मिलेगा। 500 रुपये में क्या आता है आज योगेश जी? यस। तो थैंक यू सो मच अजय जी कि आप इतनी दूर से हमारे स्टूडियो में आए और हमारी ऑडियंस के लिए इतना यूज़फुल पॉडकास्ट आपने दिया, तो थैंक यू सो मच। योगेश जी थैंक यू। हम लोग हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नॉलेज हर जगह स्प्रेड हो। हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रखते हैं इसी के लिए। आपके व्यूवर्स के लिए स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू, आपने इतना टाइम इतना समय निकाल के ये पॉडकास्ट देखा। आपके व्यूवर्स के लिए एक ऑफर भी है, जिन किसी क्लाइंट को भी अपना इंश्योरेंस पॉलिसी रिव्यू करना है, जिस किसी को इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, पॉलिसी लेना है या मेरा पुराना पॉलिसी है, कुछ भी क्वेश्चन है, दे आर फ्री टू आस्क अस। प्लीज़ गेट इन टच विद अस। हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे। रिव्यू करना है, नया पॉलिसी लेना है, सारे चीज़ों का हम लोग एंड टू एंड सर्विस देते हैं, एंड टू एंड सॉल्यूशंस देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अगर आप अभी तक इंश्योरेंस वाला पॉडकास्ट अगर अभी तक देख रहे हो, यानी आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, तो अगर आप सच में सीरियस हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अजय जी का और उनकी टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगा। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक स्पेशल बात यह है कि आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी कुछ प्लानिंग होगा वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट विद अजय सर एंड देयर टीम। ओके, सो थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में।